तो देखिए, मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी कार्य जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, यानी कि जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि है, जो इस समय प्रचालित विधि है, कौन कौन सी विधि प्रचालित है हमारे यहाँ? भारतीय न्याय संहिता वर्ष 2023, क्योंकि इंडियन पेनल कोड जो 1860 में बना था, वो संसद ने एक अधिनियम पारित करके, जिसको हम एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 कहते हैं, उसको पारित करके उसको रिपील कर दिया। यानी कि अब जो हमारी मौलिक विधि है, जो हमारी सब्सटेंशियल लॉ है, वो भारतीय न्याय संहिता है। तो भारतीय न्याय संहिता में 20 चैप्टर हैं, 358 धाराएं हैं, यानी कि उसमें ऐसे कार्यों का उल्लेख किया गया है जिन कार्यों का किया जाना विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। यानी कि वो तमाम कार्य जिनके किए जाने पर दंड का प्रावधान है, पिनाइल प्रोविज़न है, तो वो सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भाई बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है बीएनएस में ना आया हो, तो उसके लिए समय समय पर हमारे सरकार, केंद्र सरकार, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा या राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित करती रहती है, जिन्हें कहते हैं स्पेशल लॉ। यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा बीएनएस में कवर नहीं हो पाता, वो स्पेसिफिक लॉज बना करके, इन्हें स्पेशल लॉ कहते हैं, जो पर्पसली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, तो उनके द्वारा वो कार्य प्रतिषिद्ध होते हैं। जैसे हमारा SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। जैसे हमारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है, ये एक स्पेशल लॉ है। जैसे हमारा बच्चों से संबंधित जो बाल अपचारी हैं या जो बच्चे अपराध का शिकार हो जाते हैं, उनके संबंध में हमने एक और स्पेशल लॉ बनाया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, JJ एक्ट कहते हैं। उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट है, क्या कहते हैं उस कोर्ट को? जुवेनाइल कोर्ट, किशोर न्यायालय। तो इसी प्रकार से आवश्यकताओं को दृष्टिगत हमारी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, विधि सम्मत तरीके से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके समय समय पर स्पेशल लॉज इनेक्ट करती रहती है। और इसके अलावा जो लोकल लॉज हैं, लोकल लॉज भी हमने आपको परिभाषा के सेक्शन में बताया था कि वो लॉज लोकल लॉ होते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में एप्लीकेबल होते हैं। तो वो लोकल लॉज होते हैं, वो लोकली वो उनका पालन करना अनिवार्य होता है। तो जो बीएनएस में, लोकल लॉज में या स्पेशल लॉज में जो कार्य प्रतिषिद्ध हैं, यदि हम उनको करते हैं तो वो अपराध माने जाते हैं। और देखिए, कहना यह है कि आपने डॉक्टर महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा, सुना है? उनकी कौन सी कृति आपने पढ़ी है? रश्मिरथी। क्या लिखा है उसमें? अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर मौन रहना यह महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो इसमें दोनों चीज़ आ गई जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि न्यायार्थ क्या कहता है? अन्याय सहकर मौन रहना, यानी कि अगर कहीं अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, ये जितने भी हमारे प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध कार्य हैं जो वर्णित किए गए हैं बीएनएस में, जो वर्णित किए गए हैं स्पेशल लॉज में या लोकल लॉज में, ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिससे समाज के बाकी लोगों को, अदर देन कल्प्रिट, अदर देन एक्यूज्ड, अभियुक्त के अलावा अन्य पूरा समाज जो है, सभी को हार्म होता है। सभी को हार्म को काज होता है, इंजरी काज होती है। इंजरी भी मैंने बताया था लॉ में 4 तरह की इंजरी है। बॉडीली इंजरी,
मेंटल इंजरी और लॉस ऑफ रेपुटेशन और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, इनमें से किसी भी प्रकार की इंजरी अगर होती है तो हार्म होता है। तो आप ये बताइए कि हमने कार्य तो बता दिया कि ये कार्य प्रतिषिद्ध है, लेकिन हमने जब तक उसके लिए उचित दंड का कोई प्रोविज़न ना करें तो ऐसे कानून से क्या फ़ायदा। हथियार आपके पास दे रखा है अलमारी में रखने के लिए, ज़रूरत पड़ने पे जब आप उसको चलाएंगे नहीं तो क्या फ़ायदा है ऐसे हथियार से। तो हमने कानून बनाए, लेकिन कानून में जब तक उसकी यूटिलिटी नहीं है, जब तक उसकी उपादेयता नहीं है, जब तक कि हम ऐसे वर्जित या प्रतिषिद्ध कार्यों के लिए दंड का प्रोविज़न ना करें। तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर 4 है। इसमें दंड के पनिशमेंट के बारे में आपको आज बताऊंगा मैं कि पनिशमेंट क्या है। देखिए, पनिशमेंट के पीछे एक फिलॉसफी है, एक सोची समझी एक धारणा है कि हम भाई देखिए, कोई भी ये भी कहना है, एक तर्क ये भी है कि मनुष्य अपराध करता है तो उसके लिए उसके इर्द गिर्द का वातावरण, उसकी परिस्थितियाँ, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक, बहुत सारी व्यक्तिगत उसके फ्लाज हो सकते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल उसके दिक्कतें हो सकती हैं। तो उन दिक्कतों के अधीन कोई अपराध कारित करता है, लेकिन आफ्टर ऑल उसके द्वारा किए गए कार्य से हमें हार्म हुआ, सोसाइटी को हार्म हुआ, तो उस हार्म की भरपाई भी तो हो। और जैसा जो ये रॉन्ग डूअर है, इस रॉन्ग डूअर को भी एक तरीके से इसको एक आगे कार्य करने से बाज आए। तो इसके लिए प्रिंसिपल्स हुए कि दंड के कौन कौन से सिद्धांत हमने अपनाए, हमने देखे। हमारे जितने भी विद्वान लोग हैं सब ने इस पर चर्चा की। तो एक तो इसका दंड का जो पर्पज़ है, व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड गिविंग पनिशमेंट टू एन ऑफेंडर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये पर्पज़ हमारा रिट्रीब्यूटिव होना चाहिए। मतलब जो रिट्रीब्यूटिव से मीन्स यानी कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं, दीज रॉन्ग डूअर्स डिजर्व द हार्म प्रोपोर्शनेट टू हार्म दे हैव काज्ड। यानी कि रॉन्ग डूअर्स ने जो समाज को या व्यक्ति को जो हार्म काज किया है, तो उतना ही हार्म उनको जब तक प्राप्त नहीं होगा, उनको नहीं काज किया जाएगा, तब तक उनको अकल आएगी नहीं। दूसरा है पर्पज़ हमारा डिटरेंस। डिटरेंस मतलब यानी कि उसको डिटर करने के लिए, टू डिस्करेज फ्यूचर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, भविष्य में, ताकि वो इस प्रकार के दुष्कार्यों की पुनरावृत्ति ना कर सके। तो उसको डिटरेंस के लिए दंड का प्रावधान बहुत ज़रूरी है, दंड दिया जाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हम बताएं आपको, इनकैपेसिटेशन। उसको हम इनकैपेसिटेट करते हैं। इनकैपेसिटेट मीन्स उसको फिजिकली रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। काहे के लिए? ताकि वो दोबारा क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे। तो फिजिकली इनकैपेसिटेट कैसे करेंगे? जब हम उसकी लिबर्टी, उसकी पर्सनल फ्रीडम उससे छीन लेंगे। अब तो वो खुला छुट्टा घूम रहा है। जब हमें पता चल गया कि उसने एक रॉन्ग डूअर ने एक रॉन्ग डूइंग काज कर दी, एक गलत कार्य कर दिया, एक अपराध कर दिया, चोरी, हत्या, लूट, डकैती वगैरह वगैरह, बलात्कार वगैरह कर दिया, और फिर भी वो खुला घूम रहा है, तो उसको हमने क्या किया? इनकैपेसिटेट तो किया नहीं, डिटरेंस में नहीं किया। और जो हमने रिट्रीब्यूटिव पर्पज़ बताया था, जो हार्म उसने एक पीड़ित महिला को काज किया, जो रेप विक्टिम को काज किया, वो तो उसको हमने किया नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हमें मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे कानून के निर्माता हैं, उन्होंने सोचा कि यार ये दंड का प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है। तो उसको इनकैपेसिटेट करने के लिए उसकी पर्सनल लिबर्टी को हम कैसे
सीज करते हैं, उसको एप्रीहेंड करके, उसको अरेस्ट करके, उसको गिरफ्तार करके, गिरफ्तारी से क्या होता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी, उसका जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का, वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्रतिबंधित हो जाता है और उसको बियॉन्ड बार उसको पकड़ के न्यायिक प्रक्रिया के तहत पहले मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और फिर उसके वहाँ से रिमांड हो जाता है तो उसको कारागृह में। अब वो वहाँ पर ठीक है क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव नहीं है वहाँ रॉन्ग डूअर को, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक बात और बताऊँ, रिहेबिलिटेशन के पर्पज़ से भी दंड दिया जाता है। वहाँ जाकर उसका रिहेबिलिटेशन हो जाता है, वहाँ पर बाकायदा उसकी दिनचर्या सुधारी जाती है, उसको काउंसलिंग वगैरह की जाती है। तो ये तमाम आवश्यकताएं हैं एक कैदी को पुनः रीइंटीग्रेट करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब रिपेयरिंग द हार्म ऑफ द विक्टिम ऑफ द सोसाइटी, और उसके उस गलत कार्य से जो हार्म हमारी सोसाइटी को हुआ या जो पीड़ित को हुआ, उस हार्म को रिपेयर करने के लिए। तो अब आपको समझ में आएगा, मैंने बताया, डिटेल में बताने की कोशिश की है कि न्याय प्रणाली में अगर हमने दुष्कार्यों को परिभाषित किया, कार्य को परिभाषित किया, तो उसके लिए ऐसे दुष्कार्यों के लिए, ऐसे कार्यों के लिए जो प्रतिषिद्ध हैं भारतीय न्याय संहिता में या हमारे उस समय प्रचलित जो भी न्याय है, जो भी न्याय के ग्रंथ हैं, स्पेशल लॉ हैं, लोकल लॉ हैं, तो जब तक हम उसमें दंड की प्रोविज़न नहीं करेंगे तो वो बेईमानी है। समझ रहे? तो दंड क्या क्या हमारे यहाँ है। अब एक बात और नोट करिए, ये तो हमने बताया कि ऐसे कार्यों के लिए जो प्रतिषिद्ध हैं, लेकिन मैंने आपको साइड बाय साइड ये भी बताया था कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमने किए ही नहीं लेकिन फिर भी हम दंड के दायी हैं। वो क्या है? लीगल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि ऐसा कार्य जिसे करने के लिए हम विधि द्वारा आबद्ध हैं, यानी कि विधि हमसे अपेक्षा करती है, लॉ हमसे अपेक्षा करता है कि आप ये काम को करें, लेकिन हम नहीं करते। तो ऐसे कार्य को न करना, मान लीजिए कि कहीं बलात्कार, एक महिला के साथ 4-5 गुंडे बदमाश लगे पड़े हैं, बलात्कार का प्रयास कर रहे हैं, आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने देखा ये सब हो रहा है, आप विधि आपसे क्या अपेक्षा करती है कि आप हस्तक्षेप करें, उस पीड़ित महिला को उन अत्याचारियों से, उन बलात्कारियों से बचाएं, लेकिन आप उस पर कोई तवज्जो नहीं देते और आप सीधे निकल के आ जाते हैं। ना आप 112 डायल को बताते, ना आप किसी पुलिस, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करते, ना किसी को मदद के लिए बुलाते, जबकि आपका ड्यूटी थी, आप वैधानिक रूप से कर्तव्यबद्ध थे उस कार्य से उसको बचाने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या कर दिया? कार्य लोप। तो या तो कोई विधि द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य को करे या किसी ऐसे कार्य को ना करे जिसको करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध है। ये दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। एक और उदाहरण मैं बता देता हूँ। यदि आप थाने में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको एक परीक्षा के माध्यम से आपको पास करके नियुक्ति प्रदान कर दी, आप थाने में FIR लिखने का कार्य करेंगे। वही पीड़ित, बलात्कार की पीड़ित महिला आपके थाने पर आती है, अपने साथ हुई आप बीती सुनाती है और आप वहाँ उसकी बात नहीं सुनते, उसकी FIR नहीं लिखते, उसको डांट के भगा देते हैं। तो क्या हुआ भाई? विधि आपसे, कानून, ये सरकार आपसे ये उम्मीद करती थी कि आप पीड़ित की FIR लॉन्च करेंगे। यू आर लीगली बाउंड टू लॉन्च एन FIR, बट यू डिडंट, आपने नहीं की। तो आपने क्या किया? कार्य लोप किया। तो ये भी आपका एक दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम में इसका पार्ट आपको बनाया जाएगा। तो और ज़्यादा ना क्या, तो मैं बताता हूँ दंड पर समझ में आ गया आपको कि दंड है। अब हमारे यहाँ दंड
कितने प्रकार के हैं। हमारे यहाँ दंड आईपीसी में, जो पहले की हमारी 1860 की आईपीसी थी, देखिए जो मैं बताता हूँ उसको आप नोट करते रहें, क्योंकि सारी चीज़ें लिखाना संभव नहीं है। आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में पहले जो दंड के प्रोविजंस थे वो 6 थे, लेकिन बीच में जो एक दंड उसमें था काला पानी का, सुना होगा आपने, काला पानी की सज़ा, तो वो उसको डिलीट कर दिया, तो उसमें दंड 5 प्रकार के रह गए थे, 5 प्रकार के उसमें दंड रह गए थे। लेकिन बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, अब दंड जो हैं बढ़ा दिए गए हैं, 6 प्रकार के हो गए हैं। तो ये कौन कौन से दंड हैं, इसको आप एक एक करके नोट कर सकते हैं। देखिए, मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड। तो मृत्युदंड आप जानते हैं, जैसे कि इसका नाम है मृत्युदंड, यानी कि इसमें रॉन्ग डूअर को फांसी की सज़ा दी जाती है, और किस मामलों में फांसी की सज़ा दी जाती है, ऐसे हत्या के ऐसे विरलतम मामलों में, हत्या के ऐसे विरलतम मामलों में मृत्युदंड देने का प्रावधान है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नेचर के हों, वो जघन्यतम तरीके से हत्या की गई हो। अदरवाइज हत्या के साधारण मामलों में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जो जघन्यतम प्रकृति के मामले हैं, जिसे कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, तो उन मामलों में जो मृत्युदंड है वो सजाए मौत होगा, उसमें फांसी की सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो ये आपने जो किन मामलों में फांसी की सज़ा दी जाएगी और किन मामलों में आजीवन कारावास, इसके बाद मामले में एक केस है वचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। उसमें माननीय न्यायालय ने ये डिसाइड किया था कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नेचर के क्राइम कमिट किए हैं हत्या के, उनमें फांसी ही दी जाएगी। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किस्म के कैसे हैं, जैसे किसी की हत्या करके उसके बॉडी को कई पार्ट में काट दिया, काटने के बाद उसके मांस को तल दिया, तलने के बाद खा गए, मतलब ब्रूटल मर्डर्स के जितने भी मामले हैं उसमें हत्या। और देखिए, हत्या का दंड कौन दे सकता है, हत्या का दंड दे सकती है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश। लेकिन इनके द्वारा दिया गया मृत्युदंड जब तक माननीय हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्म नहीं होता, तब तक अभियुक्त को फांसी पर नहीं लटकाया जाता। ये नोटेबल है, रिमार्केबल चीज़ें हैं, ये आपकी परीक्षाओं में आ सकती हैं। यानी कि एडिशनल सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दिया गया मृत्युदंड जब तक हाई कोर्ट द्वारा कन्फर्म नहीं होता है, तब तक उसको फांसी नहीं दी जाती। कन्फर्म होने के बाद उसको फांसी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं आजीवन कारावास। आजीवन कारावास एक जनरल परसेप्शन पहले ये था कि साहब 14 साल तक की सज़ा या 20 साल तक की सज़ा ये आजीवन कारावास है, बट दिस इज़ नॉट सो। आजीवन कारावास का जो अर्थ है वो है शेष प्राकृतिक जीवन तक कारागृह में निरुद्ध रहना। शेष प्राकृतिक जीवन मीन्स कि वहाँ से उसकी डेड बॉडी ही आएगी, जो नेचुरल लाइफ है वो वहीं कारागृह में रहेगा, ये आजीवन कारावास है। तो आप ये सब कहेंगे कि साहब हमने तो कई केसेस में देखा है कि 20 साल में भी बाहर आ गया, तो वो एक गवर्नमेंट की एक एडिशनल पावर है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो जेल में बिताए गए उसके कारावास की अवधि के दौरान उसका अगर आचरण अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो उसके आधार पर उसकी सज़ा को रेमिट कर सकती है। एक रेमिटेंस पॉलिसी है
लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है। आजीवन कारावास की सज़ा, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा रिगरस इम्प्रिजमेंट होती है, कठोर कारावास होती है। यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा का जो भी कैदी है वो हमेशा सश्रम यानी कि कारावास के दौरान कठोर श्रम भी करता रहेगा। इसके बाद हम आते हैं कारावास पे आते हैं। तो कारावास दो तरह के होते हैं, कठोर कारावास और साधारण कारावास। कठोर कारावास से जो हमारा अभिप्राय है वो ये है कि जब कोई सिद्ध दोष अभियुक्त कारागृह में रहकर कारावास की सज़ा काट रहा है तो उस सज़ा के दौरान उसको कठोर शारीरिक श्रम भी उससे करवाया जाएगा। कठोर शारीरिक श्रम का मतलब है लकड़ी काटने का कार्य, मिट्टी खोदने का कार्य और समय समय पर जो भी आवश्यक हो वहाँ जेल में वो कठोर श्रम उसको किया जाएगा विद। तो कठोर कारावास हो गई सश्रम कारावास, ठीक है, कठोर कारावास। अब दूसरा है साधारण कारावास। साधारण कारावास से मीन्स है कि कारावास तो है, कारागृह में समय तो उसको बिताना है, लेकिन उसको कठोर कार्य न दे करके साधारण श्रम या ना भी दिए जाएं तो वो साधारण कारावास हो गया। तो कितने प्रकार के दंड हो गए? एक तो हमारा मृत्यु दंड हो गया, एक दूसरा आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास हमने बताया एक्सक्लूसिवली कठोर ही होती है वो। तीसरा हमने क्या बता दिया आपको? कारावास। तो कारावास ये दो तरह के हो गए, कठोर कारावास और साधारण कारावास। तो अब आप ये बताइए, ये तो हो गया, उसको हमने एक तरीके से इनकैपेसिटेट कर दिया, उसको हमने सेपरेट कर दिया सोसाइटी से और वो उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन ली और उसको इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो समाज में रह करके फर्दर कोई संभावना हो कि वो अपराध करे। ये हमने जो दंड का सिद्धांत बताया था इनकैपेसिटेशन, उसके आधार पर उसको हमने समाज से ही काट दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी अपराध हैं जो कंपैरेटिवली कम गंभीर हैं, तो उसमें हमारी जो किताबें हैं न्याय की, BNS है वगैरह वगैरह, उसमें उसको कारावास न दे करके उसकी संपत्ति को फोरफीट करते हैं, यानी कि जब्ती, संपत्ति का जब्तीकरण या संपत्ति का समपहरण लिखो। नंबर 3, संपत्ति की जब्ती अथवा समपहरण। इसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, यानी कि जैसे गैंगस्टर के अधिनियम के मामलों में जो गैंगस्टर में निरुद्ध अभियुक्त है उसकी अपराध से कमाई की जितनी भी संपत्ति है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको जब्त किया जाता है। तो सो मैनी क्राइम्स आर देयर कि जिसमें न्यायालय अपराधी की संपत्ति को जब्त करने के आदेश देता है और संपत्ति उसकी जब्त हो जाती है। ये भी एक दंड है, संपत्ति का जब्तीकरण भी एक दंड है। ये तो हो गया जब्तीकरण, प्रॉपर्टी का फोरफीचर। इसके अलावा ना तो हम उसे कारावास दे रहे, ना उसकी संपत्ति जब्त कर रहे। अब तीसरा एक अन्य ऑप्शन है, वो क्या है? जुर्माना। जुर्माना यानी कि उस पर फाइनेंशियल फाइन। जुर्माने भी 3 तरह के हैं। एक तो जुर्माना वो न्यायालय जब सज़ा देता है तो वो कहता है कि न्यूनतम इतना और अधिकतम इतना, मतलब जो हमारे कोड में लिखा हुआ है BNS में, उसमें लिखा हुआ है कि फलाने अपराध के लिए माननीय न्यायालय न्यूनतम इतना जुर्माना रख सकता और अधिकतम इतना, मतलब उसको बांध दिया है न्यायालय को। कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें जुर्माने की राशि फिक्स कर दी है, 1 लाख, इसमें 1 लाख ही जुर्माना है।
या इसमें 50,000 ही जुर्माना है, तो न्यायालय बाध्य है। जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा वहाँ पर न्यायालय अपने विवेकानुसार जुर्माने की राशि तय करता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि न्यायालय जुर्माने की राशि को एक्सेसिवली नहीं इम्पोज करेगा। एक्सेसिवली मतलब आदमी की औकात तो उतनी है नहीं और इम्पोज कर दी उसमें करोड़ों की राशि। मान लिया नत्थू रिक्शे वाला है, उससे बेचारे से कोई ऐसा हार्म हो गया, किसी का नुकसान हो गया, अब न्यायालय ने उसको सज़ा सुनाई कि साहब 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना इस पर लगाया जाता है, तो ये रीजनेबल नहीं है, अतार्किक है। तो जो उसकी व्यक्तिगत हैसियत है, व्यक्तिगत आर्थिक सामाजिक हैसियत है, उसके अनुरूप ही जुर्माने की राशि निर्धारित की जाती है। अगर मान लिया सेम दुष्कार्य एक मजदूर ने किया है और एक किसी उद्योगपति ने किया है, अडानी अंबानी से हो गया मान लिया। आपने देखा होगा सहारा का हुआ था एक कांड, सहारा करोड़ों अरबों रुपए का जुर्माना हुआ था। इसी प्रकार से अगर किसी लोअर लेवल के फाइनेंशियल कैपेसिटी वाले को जुर्माना देना होगा तो वो उसकी हैसियत के अनुसार ही जुर्माने की राशि नियत की जाएगी। मैंने 5 प्रकार के दंड मैंने आपको बता दिए, ठीक। और जो एक छठा और जो नया दंड है, और जो मैं कहता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता की एक बड़ी अनूठी पेशकश है, वो है क्या है बताइए? आपको बता चुका हूँ, सामुदायिक सेवा का दंड। सामुदायिक सेवा का दंड ये नया एडिशन है। सामुदायिक यानी कम्युनिटी सर्विसेज के दंड से दंडित किया जाना। अब जो कंपैरेटिवली पैक्टिव टाइप के क्राइम्स हैं, अब वो ऐसे 6 क्राइम्स हैं। पैक्टिव टाइप के कितने क्राइम्स हैं? वो कौन कौन से मैंने आपको बताया था, बताइए। तुम तो जो मैं सुन रहा हूँ वो बताओ। सामुदायिक सेवा के जो दंड से दंडित किए जाने वाले जो मैंने पैक्टिव टाइप के जो क्राइम बताए थे वो कौन कौन से थे? लिख लो एक साइड पे। देखिए, वो 6 प्रकार के अपराध थे पैक्टिव क्राइम्स। वो ऐसे सभी अपराध जिनमें सज़ा 2 वर्ष तक की है, और जिन अपराधों को पहली बार किसी व्यक्ति ने किया है। दूसरा ये है कि वो व्यक्ति आदतन अपराधी ना हो। तीसरा ये है कि व्यक्ति जो है जिसको सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जा रहा है, वो सामुदायिक सेवा के बदले में कोई प्रतिफल, कोई पारिश्रमिक लेने का इच्छुक नहीं है। तो हमने ये कंडीशंस बताई। नंबर 1 कि वो जो अपराध उसने किया है वो पहली बार किया हो, वो आदतन अपराधी ना हो, उस अपराध में जो उसने कर दिया वो पैक्टिव नेचर का होना चाहिए, सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो उस तरह के मामलों में अगर कोर्ट उसको सामुदायिक सेवा का दंड से दंडित करना चाहे तो उस पर वो अभियुक्त ये ना कहे कि मैं आप पारिश्रमिक लूँगा, मैं तो तब करूँगा ये कम्युनिटी सर्विस। तो अगर वो पारिश्रमिक न लेने के लिए तैयार है तो उसको सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जाता है। और सामुदायिक सेवा का मतलब ये है कम्युनिटी सर्विस, अर्थात समाज संबंधी कार्य जैसे कि नाली की सफाई करना या ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करना या सिविल डिफेंस के साथ मिलकर के लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ में काम करना। और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मलिन बस्तियों में जाकर के कोई जन जागरूकता अभियान चालू करना। तो ये सामुदायिक सेवा के कार्य हैं, इसमें उसको लगाया जाएगा। यानी कि उसको एक अवसर, अपॉर्चुनिटी प्रदान की गई है, कारावास में ना जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कारावास में जा कर के छोटा अपराधी बड़े अपराधियों के संपर्क में आ जाता है और बड़े अपराधियों के संपर्क में आकर के और वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। दूसरी बात ये है कि उसको किसी वजह से उससे अपराध हो जाता है, लेकिन एक बार जब वो मुकदमा उसके खिलाफ पंजीकृत हो गया और उसे कारावास हो गया तो फिर वो रजिस्टर्ड हिस्ट्री शीटर हो जाता है। तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं
उनकी नौकरी में और उनके फ्यूचर में दिक्कत आती है। तो इसलिए ये सामुदायिक सेवा का दंड इन्हीं वजहों से, इन्हीं सब कुछ चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें बढ़ाया गया है। तो ऐसे कौन कौन से हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से छोटे मोटे अपराध हैं जिनमें आपको कारावास न दे करके आपको सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जा सकता है। तो वो हैं 6 प्रकार के अपराध। कितने प्रकार के हैं? तो वो 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेक्शन 202 BNS, लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार करता है, यानी कि यदि कोई लोक सेवक है, जैसे हम और आप लोक सेवक हैं और लोक सेवक होने के नाते हम प्रतिबद्ध हैं कि हम कार्य सरकार करेंगे और अपने डिपार्टमेंट के नॉर्म्स या कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार हम कार्य करेंगे, अपना आचरण करेंगे। लेकिन हम अपना 100% अपने डिपार्टमेंट को न दे करके हम निजी तौर पर कोई व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो कृत्य हमारा अंडर सेक्शन 202 ऑफ BNS एक दंडनीय अपराध है। उसमें मुकदमा कायम होगा, ट्रायल चलेगा और जब हम दोषी हो जाएंगे तो हमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो वहीं पर कोर्ट अगर चाहे ये सामुदायिक सेवा के दंड से हमें दंडित कर सकता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा अपराध है इसका 209 BNS। ये क्या कहता है? देखिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए माननीय न्यायालय कुछ आदेशिकाएं निष्पादित करती है। आदेशिकाओं से मतलब वारंट्स। वारंट में होता है जैसे कुर्की वारंट है ना। तो उन वारंट के निष्पादन में कोई माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होता, आता नहीं, जानबूझ कर नहीं आ रहा, तो उस पर एक मुकदमा कायम होता है और उस मुकदमे में भी 2 वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है। तो उसमें अगर वो सिद्ध दोष हो जाता है तो उसमें भी उसको सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जा सकता है, बाकी शर्तें लागू होने पर। अच्छा, तीसरा है सेक्शन 226 यानी कि 226। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वैसे भी आपको याद करनी चाहिए और इसको नोट डाउन करना चाहिए। यानी कि हमने भी कई दफ़ा देखा और ये बहुत बड़े परेशानी की बात है कि जब हम कोई लोक सेवक अपने कार्यों को निष्पादित कर रहा होता है, अपने वैधपूर्ण कार्यों को निष्पादित कर रहा होता है, तो उसको उसके वैधपूर्ण कार्य से रोकने के लिए या किसी अवैध कार्य को कराने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से समाज के लोग, महिलाएं या पुरुष अपनी जीवन लीला समाप्त करने की धमकी देते हैं, मिट्टी का तेल छिड़क के आत्मदाह करने की धमकी देते हैं। उससे क्या होता है? लोक सेवक क्षुब्ध हो जाता है और एक न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आप एक गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन में किसी गांव गए, आप उसको गिरफ्तार करने के लिए विधिक रूप से प्राधिकृत थे और आपने उसको गिरफ्तार करने के लिए उसको अपनी कस्टडी में लिया। तभी उसकी पत्नी या उसकी माँ आ गए और उसने मिट्टी का तेल छिड़क लिया और कहने लगी मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो आत्मदाह करूंगी, इसे छोड़ दो। होता है, आप जाएंगे फील्ड में, आपको पता चलेगा। तो हाथ पैर फूल जाते हैं, क्या करें? इसे पकड़ें या उसे बचाएं? तो अब इसमें ये प्रोविज़न है, ये नया ऐड किया है 226 कि जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो अगर वो महिला है तो महिला पुलिस को बुला करके उसे तुरंत अरेस्ट करो, पुरुष है तो पुरुष तो खुद उसको गिरफ्तारी कर सकते हैं, गिरफ्तार करके उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, उसके खिलाफ एविडेंस होंगे, न्यायालय में दोषित होगा तो उसको 2 साल तक की सज़ा होगी। सज़ा नहीं होगी, अगर कंडीशंस फुलफिल करेगा तो उसको सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जाएगा। तो आज आपने कैसे किया? 226 BNS।
स्तर पे भी आरोप लगा देते हैं। आरोप नहीं लगेगा ना, हमने बता दिया, उसको गिरफ्तार कर लो, वीडियो बना लो। आरोप तो पुलिस वाले पे जीवन पर्यंत लगते ही रहते हैं, सब झूठे ही आरोप लगते हैं। चलिए अगला, चोरी। चोरी की पेटी थेफ्ट धारा 303 सब सेक्शन 2, यानी कि ऐसी चोरी जो 5,000 रुपये मूल्य तक की है, 5,000 रुपये मूल्य तक की संपत्ति की चोरी है, या 5,000 रुपये तक के धनराशि की चोरी है। मतलब ऐसी कोई भी चोरी जिसमें अमाउंट ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज़ नॉट मोर देन 5,000 रुपीज़। तो ऐसी चोरियों के मामले में आपने पकड़ लिया, रिकवरी भी हो गई, दोषित भी हो गया, तो उसमें माननीय न्यायालय सज़ा न दे करके उसको सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित कर सकता है। ओके। अब इसी प्रकार से एक सेक्शन और है, वो भी बड़ा काम आने वाला सेक्शन है, सेक्शन 355 यानी 355 ऑफ BNS। हमने देखा है कि जब कभी भी हम कोई अपने घरों में फंक्शन करते हैं, शादी है, सगाई है या गेट टुगेदर है, तो कुछ लोग गांव में हमारे ही परिवार के या किसी और के होते हैं जो हमसे नाराज़ रहते हैं, तो वो उस दिन, बाकी तो उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन उस दिन ज़रूर आएंगे और शराब पिएंगे और शराब पी करके सारा मज़ा ख़राब कर देंगे, यानी कि इंटॉक्सिकेटेड हो जाएंगे। और किसी भी पब्लिक इस स्थान पर, ये जो सेक्शन है ये लोक स्थान पर मत्तता की अवस्था में उत्पात मचाने को लेकर है, तो उसके लिए है, ठीक है। तो मत्तता की अवस्था में किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर के न्यूसेंस क्रिएट करना, कंडीशंस क्या है कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो, पब्लिक प्लेस पर हो, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, तब आप उसे अरेस्ट करेंगे, कोर्ट में ले जाएंगे, वहाँ से वो दोष सिद्ध होगा, और दोष सिद्ध होने के बाद उसको सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जा सकेगा। और छठा इसमें है, सामुदायिक सेवा के दंड में जो छठी धारा है वो है 356(2) मानहानि से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्या बताया? आज हमने आपको ये बताया कि हमारे यहाँ भारतीय न्याय संहिता में अपराध अगर है तो दंड भी है, और दंड हमारे कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के दंड बताए, और एक बहुत ही नया दंड है सामुदायिक सेवा का दंड। ये हमारे BNS की एक विशेषता है, एक अनूठापन है, क्योंकि किसी पेटी ऑफेंसेस के जो रॉन्ग डूअर को सुधारने का मौका देते हुए उसको कारावास न भेज करके उसको सामुदायिक सेवा के दंड से नवाजा गया है। और आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।